सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में जो चीजें हैं वो आप मेजरली पोर्शन जो है कल पढ़ चुके थे, बट हाँ एक्सट्रैक्ट किया जाए तो बहुत सारे टॉपिक्स निकल जाते हैं। तो कुछ टॉपिक्स इकोनॉमिक टाइम्स से निकाला, कुछ टॉपिक्स पीआईबी से निकाला और 2-3 टॉपिक हिंदू से निकाला। तो इन सबका एक मेजर चंक बना के करंट अफेयर्स ऑफ द डे बन गया, ठीक है। और कल संडे है एंड मोस्ट प्रोबेबली आई गेस कि आप लोग कवर कर ही लोगे टॉपिक्स। और नेक्स्ट वीक अपन टारगेट रखेंगे कि जो ग्रुपिंग्स है उसमें 2 ग्रुप कवर कर लें। इस वीक में हमने G7, G8, FATF ये सब देख लिया था, पिछले वीक में G20 देख लिया था। इस वीक में ट्राई करेंगे कि बिम्स्टेक और सार्क ये दोनों हो जाए, ताकि एक मेजर पोर्शन कवर हो जाएगा हमारा। और OIC कवर कर दे, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, इसमें भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं आफ्टर द UN। तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और न्यूज में भी रहता है। चलिए, तो पहला है UAPA। अच्छा, ये UAPA अचानक से क्यों डाला, इसका एक रीजन था कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक 2011 के जजमेंट को ओवर रूल किया है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि इफ यू आर इवन अ पार्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन जो कि बैंड है, तो आपको कंसीडर किया जाएगा अंडर द UAPA। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस जजमेंट में कहा था कि नहीं, इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा। बट अभी कह रहे हैं कि माना जाएगा कि आप अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर आते हो। तो थोड़ा बस UAPA देखेंगे, 67 का ये लॉ है, 1967 का, और थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे, या वैसे भी कंट्रोवर्सी में रहता है। नेक्स्ट इज द MPC। RBI ने बोला है कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 6 MPC की मीटिंग्स होंगी। MPC इज द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। MPC आपको बना था 2016 में आफ्टर द रिकमेंडेशन ऑफ उर्जित आर पटेल। उर्जित पटेल की रिकमेंडेशन पे, जिस टाइम उर्जित पटेल इस कमिटी को हेड कर रहे थे, उस टाइम पे RR राजन गवर्नर थे। उन्होंने ही बोला था कि इस कमिटी का फॉर्मेशन करिए जो कि MPC पे डिसाइड करेगी, ठीक है। थर्ड टॉपिक है लोकसभा पासेस फाइनेंस बिल सेट टू टैक्स इन्वेस्टर्स हेवीली फ्रॉम अप्रैल। ये इकोनॉमिक टाइम से लिया गया। अपन को थोड़ा इंटेंशन है फाइनेंस बिल देखने का। फाइनेंस बिल के साथ थोड़ा सा अपन मनी बिल पे भी फोकस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है रामसर साइट्स। NGT ने कुछ 10 करोड़ या 1 करोड़ का फाइन लगाया है स्टेट पे कि आपने रामसर साइट्स को साफ या टेक केयर नहीं किया। तो थोड़ा सा देखेंगे रामसर कन्वेंशन, ईरान घूमने की कोशिश करेंगे, और इस तरह से कुछ रामसर साइट्स हैं उन पे ही फोकस करेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि टोटल रामसर साइट्स से इंडिया कितने हैं, लास्ट, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पहला, दूसरा, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कहीं ना कहीं स्टैटिक से बहुत ज्यादा रिलेट करता है। तो ये है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो थोड़ा सा UAPA देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। देखो, इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद, बट पहले अभी देखते हैं क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है 1967 का UAPA में जस्ट बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि mere membership in an unlawful association is sufficient to constitute an offense under the stringent provision, ठीक है। बेसिकली हुआ क्या कि एक 3 जज की बेंच आई। 3 जज की बेंच ने ओवर रूल कर दिया अपने प्रीवियस जजमेंट को, जिसमें उन्होंने कहा कि इफ यू आर इवन अ mere मेंबर ऑफ बैंड ऑर्गेनाइजेशन, तो आपके ऊपर UAPA के चार्जेस लग सकते हैं। और UAPA कब आया था? 1967 में। जैसे मान लो ना कि अभी रिसेंटली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बैन हुआ है और उस पर आप एक्ट करते हो, इस तरह का उस पर आप पार्ट होते हो, तो मेयर मेंबरशिप भी आपके अगेंस्ट लागू हो सकता है। UAPA was enacted in 1967. It lays down the definition for the designated an organization and unlawful association। और हाँ, इसमें एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है आफ्टर द 19 अमेंडमेंट। अनलॉफुल एक्टिविटी एनी एक्शन टेकन बाय इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन, है ना वर्ड, इंडिविजुअल या फिर एसोसिएशन अगर मेंबर इसमें इस एक्टिविटी में पार्ट करते हैं तो उसे हम अनलॉफुल एक्टिविटी को ट्रीट करेंगे। अच्छा, 2004 में UAPA अमेंड हुआ था। टेररिस्ट एक्टिविटीज वर बॉट अंडर इस फोल्ड अंडर सेक्शन 30 अंडर विच 34 आउटफिट्स इंक्लूडिंग द लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद वर बैन। इवन आउटफिट भी इसका बैन था। अगर इसके आउटफिट में भी आप देखते हो तो दैट इज कंसीडर्ड इन द ऑफेंस अंडर UAPA। तो 2004 में किया था। अंडर दैट सेंट्रल गवर्नमेंट में डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इसका, और जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज होता है। रिसेंटली अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सिद्दीक कप्पन, केरला का जर्नलिस्ट, यूपी में हाथरस रेप केस कवर करने आया था। लेटर ऑन उस पर UAPA के चार्जेस लगाए, बहरहाल वो छूट गया। और इसमें कहीं ना कहीं जेल इज मैंडेटरी हो जाता है UAPA में, ठीक है। जनरली क्या होता है ना कि बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, बट इसमें एकदम उल्टा कहानी चलता है। और इसमें एक इंडिविजुअल को भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जा सकता है
एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखना, अगर आता है कि इसमें इंडिविजुअल इंक्लूडेड है या नहीं, तो हाँ बस बिल्कुल इंक्लूडेड है। ठीक है, अब किस तरह का इंडिविजुअल, या तो कमिट करता है या पार्टिसिपेट करता है टेरर एक्टिविटी में, या फिर टेररिज्म के किसी भी एक्ट को प्रिपेयर करता है, मान लो कि स्टेट के अगेंस्ट कोई एक्ट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मेंशन्ड है टेररिस्ट एक्टिविटीज में, वो परफॉर्म करता है, या फिर टेक पार्ट करता है, या फिर प्रमोट करता है, या फिर किसी तरीके से इन्वॉल्व होता है, तो डेट इज कंसिडर्ड एज अ टेररिस्ट एक्टिविटी। 2019 में अमेंडमेंट हुआ, होम मिनिस्ट्रीज का नोडल बॉडी है, एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, जम्मू कश्मीर का एक्सेप्शन नहीं है इसमें। It also applies to citizens of India who are abroad, person service of the Indian government and persons on ships and aircraft registered in India। अगर इसका प्रोविजन देखो तो आईपीसी में एक जगह मेंशन्ड है, अगर थोड़ा बहुत ढंग से पढ़े होगे लॉ, तो सेक्शन जो आपका 4 और 3 है, सेक्शन 3 और 4 इसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करता है, कि टेररिस्ट एक्टिविटी, सेक्शन 4 एंड 3 ऑफ आईपीसी 1860। तो सबसे पहला काम यही करना है कि सेक्शन 4 और 3 एक बार कायदे से पढ़ना, कि सेक्शन 4 क्या बताता है। उसमें यही है कि अगर शिप है, कोई एयरक्राफ्ट है जो इंडिया का है, वो अब्रॉड है, तो उसको भी इसके अंदर ट्राई किया जाएगा एज पर द इंडियन लॉज। वही बात यूएपीए भी करता है, सेम टू सेम चीज है। ठीक है, लिंकिंग की अगर बात करो तो आपको उधर चल जाएगा आईपीसी में। इसमें किन 2 केसेस को ओवररूल किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो देख लेते हैं, जो पीछे छोड़ा था अपन ने। सुप्रीम कोर्ट ने फ्राइडे को ओवररूल किया है अरूप बुआना वर्सेस स्टेट ऑफ असम को, इंद्रदास वर्सेस स्टेट ऑफ असम एंड स्टेट ऑफ केरला वर्सेस रनीफ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि नहीं, अगर आउटफिट में है तो बैन नहीं किया सकता, उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा यूएपीए में, लेकिन अब इसको ओवररूल कर दिया है। ठीक है, 3 जज बेंच ने ओवररूल किया है, 2 जज बेंच ओवररूल होगा, मतलब बड़ी बेंच ओवररूल करेगी। ठीक है, कभी भी छोटी बेंच ओवररूल नहीं कर सकती, चाहे जो हो जाए। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी? देखो, एमपीसी ने बड़े अच्छे अच्छे रिकमेंडेशंस दिए जिन पे आज भी काम होता है। एमपीसी एक बार देख लो एग्जैक्टली है क्या। लास्ट ईयर भी ये बहुत न्यूज में रहा था, बीच में भी न्यूज में रहेगा। एमपीसी का अगर फुल फॉर्म देखें तो इट इज मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ये नाम याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिकमेंडेशंस है उर्जित आर पटेल की कमिटी की। ही वॉज द एक्स गवर्नर ऑफ आरबीआई, और एमपीसी काइंड ऑफ ब्रेन चाइल्ड है आपका रघुराम राजन का, आर राजन। और इनका पूरा नाम किसी को जानना हो तो रघुराम गोविंद राजन। इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बताना बुक का नाम, बहुत फेमस बुक है, एयरपोर्ट्स पे बहुत मिल जाएंगे। एमपीसी में और देखोगे तो ये 2016 में बनी थी, इसकी पहली मीटिंग मुंबई में ही हुई थी। ठीक है, अब इसका मेन इंटेंशन ये रहेगा कि हमें कॉम्पोजिशन वगैरह देखना है। एमपीसी ने एक चीज मेंशन की थी कि जो महंगाई का रेट है, इन्फ्लेशन रेट, वो 4 ± 2 होना चाहिए, ये परसेंट में। ठीक है, 4 ± 2 का मतलब 2% से लेके 6% के बीच में आपका इन्फ्लेशन रेट रहना चाहिए, इसके ऊपर ना नीचे कुछ नहीं, नहीं तो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, इतनी बातें पहले क्लियर रखो एमपीसी में, उसके बाद अपन कॉम्पोजिशन जानेंगे, जो कि थोड़ा सा एक क्रिटिकल पार्ट है एमपीसी का। तो रिजर्व बैंक ने कहा है कि इट्स रेट स्टेटिंग स्टडी पैनल एमपीसी विल मीट 6 टाइम्स इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 6 टाइम मिलेंगे ये इस साल। अच्छा, एमपीसी में एक नाम आया है अभी, दैट इज ऑफ द आरबीआई। तो थोड़ा बहुत आरबीआई को भी जान लो यार, आरबीआई वैसे भी बहुत न्यूज में रहता है रोज रोज। आरबीआई 1934 के एक्ट से बना। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, चीजें क्लियर हो जाएंगी, टफ नहीं है। 1935 में ये फॉर्म होता है और 1949 में ये नेशनलाइज होता है। ये चीजें देखने वाली है। इसमें अगर और एड ऑन करना चाहोगे तो आरबीआई एक कमिटी बनी थी 1926 में, जिसका नाम है हिल्टन यंग कमीशन। उसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे आपको 1935 में आरबीआई आया था, 1926 में इस कमिटी ने रिकमेंड किया था। 1926 के बाद साइमन कमीशन भी आया था, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, तो जब पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री तो हिल्टन यंग कमीशन जरूर पढ़ते हो, या करेंसी कमीशंस पढ़ते हो, तो इट इज इंपॉर्टेंट, समवेयर इट इज इंपॉर्टेंट। आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर का नाम सर
ऑसबॉर्न स्मिथ। और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला आरबीआई गवर्नर, इंडिपेंडेंट इंडिया के सीडी देशमुख। और अभी कौन है आरबीआई का गवर्नर? शक्तिकांता दास। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर हो गया आरबीआई का। बाकी इसके गवर्नर्स होते हैं चार, एक होता है मेन, ठीक है, डेप्यूटी गवर्नर्स होते हैं, फोटो भी पीछे मेंशन करा था मैंने। तो ये आरबीआई की इतनी बातें याद रखना, कई बार पूछ देता है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन पे हिल्टन यंग कमीशन कब बना था? हिल्टन यंग कमीशन 1926 में बनी थी। फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडिपेंडेंट गवर्नर, इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख। 1935 में ये बना, नेशनलाइज हो गया 1949 में। तो ये छोटी छोटी बातें पता रखना। और लिंक किसको करना है? एमपीसी 2016 से, उर्जित आर पटेल, जिसकी अभी हम लोगों ने बात खत्म की है। चलो, तो आरबीआई के बारे में बात करें तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, फाइनेंस एक्ट से बनता है आरबीआई। हैज बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016 में अमेंड करके इसमें डाल दिया गया। 45ZB के अंदर ये एमपीसी बना है, ये रेपो रेट वगैरह देखता है। कंपोजिशन एमपीसी में 6 लोग होंगे, ध्यान से देखना 6 लोग कौन कौन है। एक्स ऑफिशियो होंगे आरबीआई के गवर्नर, पहले चेयरमैन होंगे द डेप्यूटी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। आरबीआई का जो डेप्यूटी गवर्नर होगा वो मॉनिटरी पॉलिसी का इंचार्ज होगा। दूसरा, वन ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय द बोर्ड, आरबीआई बोर्ड एक पर्सन को नॉमिनेट करेगी, तीसरा मेंबर, एंड रिमेनिंग 3 मेंबर वुड रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 4 है बट 3 लोग हैं इसमें, तो 1 2 3 और 3 6, तो 6 लोग हैं। कंपोजिशन सर याद कैसे करें? टफ हो जाता है याद करना। अरे कुछ नहीं, देखो ये सारे टफ टफ का जो झोल है ना वो इसी कारण से होता है। एक डायग्राम बना लिया करो, चीजें क्लियर हो जाएंगी। एमपीसी जहां पे लिख रहे थे वहां पे इस तरीके से करना, ठीक है। पहले कौन होंगे? गवर्नर होंगे, ठीक है। एक डिप्टी गवर्नर होगा जो कि इंचार्ज होगा मॉनिटरी पॉलिसी का, उसके नीचे लिख लेना। 6 लोग कंप्लीट करने हैं बस, मेरे को उससे ज्यादा कुछ मतलब ही नहीं है। एक होगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड ऑफ आरबीआई। एक हमारे लास्ट में इसमें 3 लोग होंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। गवर्नमेंट का बताएगा ना गवर्नमेंट का हालत कैसा है, आरबीआई अपने हिसाब से इन्फ्लेशन रेट सेट कर देगा, पता चला गवर्नमेंट टैकल ही नहीं कर पा रही है, तो कहां से काम चलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 3 लोग है ना, तो 6 मेंबर्स हो गए आरबीआई एमपीसी में, काम खत्म यहाँ से। इसके बाद इसमें कुछ बचता नहीं है, बाकी एमपीसी के डेटा हम लोगों ने पहले देख चुके हैं, ठीक है। चलो आगे देखें, अगर इसमें एमपीसी में क्या क्या है हमारे लिए। एक्सटर्नल मेंबर्स होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर, जो बाहर से लोग होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट वाले वो 4 साल तक के लिए होल्ड करेंगे। कोरम ऑफ मीटिंग शैल बी 4। कोरम का मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू होल्ड अ मीटिंग, ठीक है। जैसे लोकसभा का कोरम कितना है, पार्लियामेंट का 1/10 होना चाहिए, इसका कोरम कितना है 4, 6 में से 4 लोग तो होने चाहिए कम से कम। उसके बाद एमपीसी टेक्स डिसीजन, मेजोरिटी वोटिंग पे ये डिसीजन लेता है। इन केस ऑफ टाई तो कास्टिंग वोट होगा, सेकंड वोट या फिर कास्टिंग वोट। किसके पास होगा कास्टिंग वोट? ऑब्वियसली जो हेड होगा, ये तो एफोर्सेड होता है ना, जो हेड होगा। जैसे लोकसभा में कास्टिंग वोट किसके पास होगा? स्पीकर के पास। राज्यसभा में चेयरमैन के पास, तो यही है सेकंड और कास्टिंग वोट। द डिसीजन ऑफ एमपीसी वुड बी बाइंडिंग ऑन द आरबीआई, जो भी बनाया इसलिए था, तो ये याद रखना बस। बाकी इसमें चीजें कुछ खास है नहीं, आसान सा चीज है। अब आता है लोकसभा ने फाइनेंस बिल पास किया है, तो अपन फाइनेंस बिल देखेंगे और मनी बिल से डिफरेंशिएट कर देंगे उसको, क्योंकि बहुत लोगों के लिए सेम ही चीज लगता है। 219 रॉबकॉप, रॉबकॉप बोले तो रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ये देखो, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो रॉबकॉप, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, इसी का था रॉबकॉप। फाइनेंस बिल मींस बिल ऑर्डिनरी इंट्रोड्यूस ईच ईयर टू गिव इफेक्ट टू द फाइनेंशियल प्रपोजल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बताती है नहीं कि मेरा इतना खर्चा है, ये टैक्स वो टैक्स, यहाँ से खर्चा है, तो उसके लिए बिल बताती है, तो जिसके कारण वो बिल ले किया जाता है हाउस में और वो पास होती है, ठीक है। और पूरा डिबेट डिस्कशन होता है ताकि चीजें ट्रांसपेरेंट रहे, आपको लगे नहीं कि खर्चा कहाँ कर रही है सरकार, तो वो दिखाने के लिए फाइनेंस बिल जरूरी होता है, ठीक है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन बजट का ही पार्ट होता है। बजट में तो खर्चा बताओगे, बही खाता, ठीक है। इसी बही खाता की बात से फाइनेंस बिल बनता है और फिर फाइनेंस बिल को प्रपोज किया जाता है और ये
अभी लोकसभा में पास हुआ है कल ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 110 रिक्वायर्स दैट अ फाइनेंस बिल बी प्रेजेंटेड टुगेदर विद द बजट। बजट डिस्कशन 2-3 महीना चलता है, उसी के साथ ये पेश हो जाता है। जितने भी लीगल चेंजेस रिक्वायर हैं टैक्स एडजस्टमेंट में, वो ये बताएगा। इट accompanied बाय मेमोरेंडम कंटेनिंग एक्सप्लेनेशन प्रोविजन इंक्लूडिंग कि क्यों क्या चाहिए, कहां से कितना टैक्स क्यों लगाना है, ये बताइए आप। टाइप्स ऑफ फाइनेंस बिल देखो बेसिकली 2-3 तरह के होते हैं। फाइनेंस बिल 117 क्लॉज 1 में होता है, जो 1110 में मेंशन है वो सब्जेक्ट्स में मेंशन होते हैं। फाइनेंस बिल इज कंपेरेबल टू द मनी बिल इन 2 ways। फर्स्टली बोथ दीज बिल्स कैन ओनली ओरिजिनेट इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा। तो क्वेश्चन आएगा कि फाइनेंस बिल कहाँ लेके आ रहा है सर, केवल लोकसभा। मैंने भी क्या बोला, लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा में नहीं बोला, केवल लोकसभा में पास होता है। सेकेंडली बोथ द बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, मालिक कर दे पेश, हाँ कर दो, ठीक है जाओ। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा कि मनी बिल होगा या नहीं होगा, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, आगे हम बात करेंगे। फाइनेंस बिल अब 117 क्लॉज 3 के कुछ बिल्स होते हैं जो कि 1110 में इंक्लूड नहीं है, वो इसमें इंक्लूडेड है। इट इज रिगार्ड एंड इज हैंडल्ड इन एवरी वे इन बाय द पार्लियामेंट प्रोसेस एज एन ऑर्डिनरी बिल की तरह ही पेश होता है। बिल इज अ यूनिक फीचर दैट नीदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास इट विदाउट द प्रेसिडेंट फर्स्ट रिक्वेस्टिंग दैट इट वुड बॉट अप फॉर द कंसिडरेशन। मतलब कि प्रेसिडेंट का कंसिडरेशन लिया जाएगा कि हाँ सर ये फाइनेंस बिल है, ये चीज है, आप एक बार कंफर्म कर दो तो हम लोकसभा में पास करेंगे। प्रेसिडेंट एक बार कंफर्म कर देते हैं, वो लोकसभा में चली जाती चीजें और आगे पास हो जाती है। अब आता है मनी बिल। 110 क्लॉज 1 बोलता है कि मनी बिल नॉट ओनली कंटेन्स प्रोविजन रिलेटेड टू टैक्सेशन, बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट एंड एक्सपेंडिचर फ्रॉम रिसिपिएंट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। हर तरीके का खर्चा, टैक्स से, बोरोइंग से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सैलरी वगैरह जो देते हो वो सब इसमें मेंशन की जाती है। दैट इज द मनी बिल। अगर याद आया हो तो ठीक है, मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे पेश की जाती है और केवल लोकसभा में पेश होता है। और अगर राज्यसभा में जब जाएगा ये पास होने के लिए, तो राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम होता है कि वो रिकमेंडेशन दे, ठीक है। वो बाइंडिंग कभी नहीं होगा लोकसभा पे। अगर लोकसभा बिना कुछ ही अमेंडमेंट के फिर से पास कर देता है राज्यसभा को, तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा। और अगर मान लो कि राज्यसभा 14 डेज तक उसको कहीं पास नहीं करता, वो अपने पास ही रख लेता है, इट विल टेक स्वीट टाइम, तो लोकसभा में ये कंसीडर किया जाता है। मान लो कि 14 दिन के लिए भेज दिया गया, लेकिन 15 दिन तक कोई जवाब नहीं आया, तो लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा समझेगी इट इज ऑटोमेटिकली पास्ड, कोई टेंशन नहीं, पास हो चुका है, क्योंकि कुछ उधर से बोला ही नहीं, सारा पावर तो लोकसभा के पास है ना इसमें। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा मनी बिल होगा कि नहीं? ऑब्वियसली स्पीकर। स्पीकर ही डिसाइड करेंगे कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, ठीक है। बिल दैट ओनली कंटेन्स प्रोविजन, ये है हु डिसाइड्स इफ मनी बिल, स्पीकर डिसाइड करेंगे। पासेज ऑफ मनी बिल, ये लोकसभा में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, अभी जस्ट बात हुई है। इट मस्ट बी पास्ड इन लोकसभा बाय ए सिंपल मेजोरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब उसके बाद बाकी 14 डेज का टाइम है जो अभी जस्ट समझाया है, ठीक है। एक बार डिफरेंस वाला स्लाइड देख लेते हैं कि क्या था। तो देखो डिफरेंस यही है कि इसमें भी 14 दिन रहता है, मनी बिल में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। Such provisions shall not be introduced in the Rajya Sabha. The bill must be passed by both the houses after the president has recommendation. इसमें वैसा कुछ नहीं कि राज्यसभा का 14 दिन देना नहीं देना है। Bill that makes such provisions shall not be introduced in the राज्यसभा, राज्यसभा में कहीं इंट्रोड्यूस नहीं होगा, लोकसभा से पास होकर निकल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आता है, बाकी दोनों में प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन है, स्पीकर डिसाइड करता है, सो एंड सो फोर्थ। नाउ रामसर साइट्स, थोड़ा ये याद करने वाली चीजें। एनजीटी ने 10 करोड़ का फाइन लगाया केरला गवर्नमेंट पे, ठीक है, इनडिस्क्रिमिनेट पॉल्यूशन ऑन द बीचेस। तो इस पे देखना है, ए गोयल साहब चेयरपर्सन है अभी एनजीटी के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। एनजीटी का मेन हेड दिल्ली में है, एनजीटी कब बना क्या था सब देखेंगे, ए गोयल साहब हेड है। अभी इंडिया में टोटल 75 रामसर साइट्स हैं, ये लास्ट ईयर का है 15 अगस्त 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पे 75 रामसर साइट्स ऐड किए गए। इंडिया कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज है रामसर कन्वेंशन का। रामसर एक जगह है ईरान में जहां ये साइट साइन हुआ, इसलिए हम कहते हैं रामसर साइट्स, ठीक है। 1971, इसको हम वेटलैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि दलदली एरिया होता है। इंडिया ने साइन किया था 1 फेब 1982। अच्छा, रामसर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड रामसर डे याद रखना, अभी बात करेंगे। 2 फरवरी ईच ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वेटलैंड डे या रामसर डे, जो कहना है कह लो, ठीक है। तमिलनाडु के पास सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है, उसके बाद यूपी में, पहले यूपी में था, लेकिन जब ये 75 ऐड हुए तो उन्होंने तमिलनाडु में 3-4 ज्यादा ऐड कर दिया, तो तमिलनाडु बन गया ऊपर में। वर्ल्ड फर्स्ट रामसर साइट्स है कोबर्ग पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में, 1974 में बना था। कंट्रीज विद द मोस्ट रामसर साइट्स आर यूके एंड देन मैक्सिको, ठीक है। बोलीविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन। ये चीजें याद करनी ही पड़ेंगी, इसमें कोई उपाय नहीं है, ठीक है।
लार्जेस्ट वेसल है, वैसे बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ऐसी नहीं भूलोगे। चिल्का लेक, अच्छा चिल्का के साथ एक और लेक है जिसका आगे नाम लिखा हुआ है कि वो ओल्डेस्ट है, उड़ीसा में है, 1981 में स्टैब्लिश हुआ था, और ये एरिया है 1165 स्क्वायर किलोमीटर। लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया है सुंदरवन, वेस्ट बंगाल में है, 2019 में ये रिकॉग्नाइज किया गया था। स्मॉलेस्ट है रेणुका, अगर एक भी याद रखे हो चलोगे, दो याद रख लो ज्यादा बेटर है, रेणुका हिमाचल प्रदेश और वेम्बनूर वेटलैंड तमिलनाडु में, ठीक है। स्टेट याद रखना जरूरी है। ओल्डेस्ट है चिलिका और कोयलादेव नेशनल पार्क, कोयलादेव घना नेशनल पार्क 1981। एनजीटी के बारे में बात करें तो 18 अक्टूबर 2010 को बना था। ग्रीन जज कहा जाता है, याद रखना किसको, एक इसको, अगर ग्रीन जज का क्वेश्चन है कि हु इज कंसीडर्ड एज द ग्रीन जज, उन्होंने स्टार्ट करा था ये एनजीटी वाला, तो कुलदीप सिंह साहब है। इन्हें ग्रीन जज भी कहा जाता है, ठीक है। ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से बना, तो 2010 में एनजीटी आया, और ये बेसिक यही था कि एनवायरनमेंट के जो केसेस हैं उनको इफेक्टिवली देखने के लिए एक अलग से एक बॉडी बनाई गई। न्यू दिल्ली इज द प्रिंसिपल प्लेस, और अदर प्लेसेस है भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई, ठीक है। 4 इसके सेटिंग्स हैं जो याद रखने हैं। ट्रिब्यूनल इज नॉट बाउंड बाय द सीपीसी, बट ये अपने गाइडलाइंस लगाता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस पे। एनजीटी के पास मैंडेटरी होता है किसी भी केस को 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ कराएं। स्टैब्लिशमेंट ऑफ एनजीटी के, अच्छा ये सबसे पहला कंट्री था जिसने एनजीटी स्टैब्लिश किया था, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो, ठीक है। न्यूजीलैंड पहला, तो उसके ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडिया। सैंक्शन स्ट्रेंथ है 40 मेंबर्स, 20 एक्सपर्ट एंड 20 जुडिशियल। चेयरमैन हेड हो सकते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो, या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। सिलेक्शन ऑब्वियसली कमिटी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे वो सिलेक्ट करेंगे 20 और 40 लोगों को। ये आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, यू कैन अवॉइड इट, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ठीक है। बट लेटर पार्ट अवॉइड मत करना, दैट इज द स्टैटिक पार्ट, यू हैव टू लर्न इट कि यूके में है, बोलीविया में है, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड पहला था एनजीटी बनाने के लिए, ठीक है। और फिर रामसर साइट्स इंडिया में, चिलिका, कोयलादेव, ऐसी चीजें याद हो जाती है, मैंने पढ़ा, देखो याद है सारी चीजें। हिमाचल में याद कर लो, ठीक है, कि स्मॉलेस्ट वेटलैंड साइट कौन है, फिर उसके वेम्बनाड याद कर लो, वो याद हो जाता है स्मॉल वेस्ट वेटलैंड साइट। फिर इंडिया लार्जेस्ट वेटर सुंदरवन पहला, चिल्का, उड़ीसा, ठीक है। तो ये सब चीजें याद हो जाती है। नाउ What not to be missed by why टीपू सुल्तान must be killed again, बड़ा इंटरेस्टिंग है, 4th एंग्लो मैसूर वॉर की कहानी है, इसमें एक बार देखना, आप लोग ओवरव्यू में तो पढ़ा ही होगा। चिंग रिपांग और द प्राइस टू पे, जो जजेस मे बी वो करते हैं, राइट टू स्पीच अपना करते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं आफ्टर रिटायरमेंट, उनके बारे में है। राहुल डिस्क्वालीफाइड एज एमपी, को कल के लेक्चर से प्लीज कंप्लीट कर लेना यार, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ विंड ऑफ पेशेंट्स व्हिच डिजीज द इंडियन पेटेंट ऑफिस रिफ्यूज्ड, कल ही पढ़ा है, इसका आंसर है ट्यूबरक्यूलोसिस। 1959 में महात्मा गांधी वाज अवार्डेड कैसर-ए-हिंद, किस कंट्री में काम किया था, एक ही कंट्री, साउथ अफ्रीका। विच कंट्री विल होस्ट 2020 कोप, यूएई। व्हाट इज द स्टेट बर्ड फॉर उत्तर प्रदेश, कल ये न्यूज में आया था, ऐसे मत पूछना कि एकदम से डाल दिया, सारस क्रेन। वर्ल्ड नंबर 1 T20 नेशनल बैटर इन वुमेन, ठीक है, इसका आंसर है ताहिला मैकग्राथ, ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स थे, एक बार टीपू सुल्तान वाला आर्टिकल जरूर पढ़ना, कांग्रेस वाला सेशन मिस मत करना, एंड दीज आर द टॉपिक्स। रामसर साइट्स वगैरह स्टैटिक का पार्ट है, आई होप आप लोगों ने क्लास में भी कवर किया होगा, क्लास कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो वैसे कर लो, कि रामसर साइट्स वैसे भी याद होने चाहिए, सारे नहीं याद कर रहे 75, कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए कहाँ पर क्या है। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट उन्होंने सफिशिएंट डाल दिया है इसमें, रामसर कन्वेंशन भी है। सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।